हेलो स्टूडेंट्स, मैं तृप्ति सादानी, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मैं आपको अकाउंटिंग जो टॉपिक है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग जो हमारा टॉपिक है वो हमारी कई क्लासेस के लिए यूज़फुल है। वो समझाऊंगी कि अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, ये क्यों आवश्यक है, क्यों बनाई जाती है, क्यों की जाती है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी बुक कीपिंग क्या होती है। सबसे पहला जो पार्ट आता है बुक कीपिंग का आता है। व्यापारी बिजनेस, जो हमारे बिजनेस होते हैं, व्यापार होते हैं, उसमें जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, व्यापारी जो है हमारी बिजनेस में जितने भी लेन देन करता है, कुछ खरीदता है, सामान बेचता है, ठीक है ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं, ठीक, वो व्यापार कहलाते हैं। तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को, उन सभी लेन देनों को व्यापारी याद नहीं रख सकता, ठीक है। जिसका बड़ा व्यापार है उसकी हर एक व्यक्ति की अपनी मेंटेलिटी होती है, अपनी क्वालिटी होती है। कुछ लोग क्या होते हैं, कम समय में किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस को हम इजीली याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, पर हम 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, महीने भर पुराना ट्रांजैक्शन हम याद नहीं रख सकते, ठीक। तो उन ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं अगर हम लिख के रखेंगे तो वो ट्रांजैक्शंस हमें हमेशा के लिए क्या रहेंगे, याद रहेंगे। उन्हें हम जहाँ लिखे हैं वहाँ ओपन करके हम इजीली देख सकते हैं, ताकि बिजनेस की रिकॉर्डिंग जो कहलाती है कि हम कहीं ना कहीं उसको लिख कर रख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो व्यापार में बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि इससे हम हमारे बिजनेस का एक्चुअल लाभ और हानि पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या क्या हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं, कौन कौन से नगद है, कौन से उधार है, ठीक है। व्यापारी अपने व्यापार की एक्चुअल पोजीशंस, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस, अपने व्यापार की इकोनॉमिक कंडीशंस इनके सहायता से रख सकता है, ठीक। तो अकाउंटिंग की जो शुरुआत है वो हमारे लुकास पेसियोली की हेल्प से की गई थी। उन्होंने इसका आविष्कार किया है कि आप किस फॉर्म में अकाउंटिंग, आपके लेन देनों को रखेंगे, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग के अंदर हम हमारे बिजनेस के जितने भी लेन देन हैं उनको प्रॉपर एक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं इन जनरल, ठीक। उनको पहले पहचानना कि जो हमने लेन देन किए हैं, जो ट्रांजैक्शंस हमारे हुए हैं, वो आपके कैश बेसिस है, मतलब मौद्रिक फॉर्म में है, नगद, कहीं ना कहीं मुद्रा, रुपया आपका उन ट्रांजैक्शंस में इफेक्ट हो रहा है, ठीक। अकाउंटिंग हमेशा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की ही की जाती है, ये उसका नियम है, ठीक। तो पहले तो पहचानना कि जो ट्रांजैक्शन, जो लेन देन हम हमारे व्यापार में, बिजनेस में, प्रोफेशन में कर रहे हैं, उनमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहाँ इफेक्ट हुआ है, मुद्रा कहाँ इफेक्ट हुई है। जहाँ पैसा, रुपया बीच में आएगा जिस ट्रांजैक्शन में, वहीं क्या होगा, उसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हम बिजनेस में करेंगे। बिजनेस के ट्रांजैक्शन चाहे नगद हो या उधार हो, ठीक है ना। उधार अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो उसमें एक वो विश्वास रहता है कि वो रुपया वापस आएगा। और अगर डूबता भी है तो वो बैड डेब्ट्स कहलाता है, मतलब ट्रांजैक्शन तो आपका मॉनेटरी है, ठीक, मुद्रा उसमें इफेक्ट कर रही है। एक पक्ष को कुछ वस्तु मिल रही है, दूसरा पक्ष क्या हो रहा है, उसके बदले में उसको प्रतिफल मिल रहा है। तो बुक कीपिंग में सबसे पहले हमें वो ट्रांजैक्शंस पहचानने हैं जिनको क्या करेंगे, जो मुद्रा फॉर्म में होंगे, मौद्रिक फॉर्म में होंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक। उनको फिर एक जगह पर अपने लिखना, पहचानने के बाद क्या करेंगे, हम उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे, लिख कर रखेंगे, ठीक। और प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना रिकॉर्डिंग कहलाती है, जो होगी जनरल में, ठीक। तो बुक कीपिंग के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आंकड़ों को पहचान कर, आपके ट्रांजैक्शंस को पहचान कर उनके आंकड़ों को कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक। और जनरल की सहायता से उसको फिर क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर अकाउंट्स में पोस्ट करेंगे। बुक कीपिंग का काम जो होता है क्या होगा, लिमिटेड होगा, कम काम होगा बुक कीपिंग में। क्या होगा, बस सिर्फ आप ट्रांजैक्शंस पहचानेंगे और उनको पर्टिकुलर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। सेकेंड वर्ड आता है आपका अकाउंटिंग का, लेखांकन जिसको कहा जाता है, ठीक।
लेखांकन का काम आपका बुक कीपिंग की सहायता से चालू होगा, और बुक कीपिंग का काम जहाँ रिकॉर्डिंग में ख़त्म हुआ है, पर्टिकुलर अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को डालकर ख़त्म हुआ है, वहाँ से आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग का काम चालू करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन लेखों को प्रॉपर मैनर में लिखना और व्यापार के लाभ हानि को पता लगाना कि बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हमने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं, हमने जो ट्रेडिंग किए हैं, उससे हमारे व्यापार में क्या लाभ या हानि हुए हैं, और हमारे बिजनेस की प्रॉपर इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कितनी संपत्तियां हैं, कितने हमारे दायित्व हैं। लेखांकन के अंतर्गत अगर हम लेखांकन की इंट्रो देखें कि हम लेखांकन को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अक्रॉस द ड्यूइंग फैक्ट दैट मेमोरी, एक व्यक्ति की मेमोरी इतनी नहीं होती कि वो सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपर याद रख के लाभ हानि पता कर सके, ठीक है। अकाउंटिंग जो होती है वो प्रॉपर एक टाइम पीरियड के बीच में होती है। हमारे अकाउंट्स में जो ईयर चलते हैं, या तो वो फाइनेंशियल ईयर कहलाते हैं, ठीक है, दो टाइप के ईयर होते हैं, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जो टाइम होता है वो हमारा कैलेंडर ईयर कहलाता है, और फाइनेंशियल ईयर जो होता है, मेन बेसिकली जो अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर में होती है। क्यों? क्योंकि उसी फाइनेंशियल ईयर में हम रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, मतलब सभी कार्य जो हमारे होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो व्यापारी मैक्सिमम जो रहेंगे वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर में हमारे 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय है उस बीच के सारे ट्रांजैक्शन एक उसमें बुक्स में रखेंगे, ठीक है। 31 मार्च को खाते बंद करके व्यापार का साल भर का लाभ या हानि हमको पता चलता है। तो मेमोरी हमारी व्यापारी के पर्सन इज लिमिटेड, मतलब मेमोरी लिमिटेड होती है, तो हम पूरे साल भर की ट्रांजैक्शंस याद नहीं रख सकते और ना ही लाभ हानि प्रॉपर समझ सकते हैं कि लाभ या हानि कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में अकाउंटिंग रखते हैं, ठीक है। एक होता है बिजनेस फॉर्म, दूसरा नॉन, मतलब एक के आपका प्रॉफिट फॉर्मेशन, दूसरा नॉन प्रॉफिट। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो जो व्यापार जहाँ पर लाभ कमाना उद्देश्य है, ठीक है, बिजनेस, और एक होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जो प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं, सेवा देना, जैसे हॉस्पिटल्स हुए, कॉलेजेस हुए, आपके जितने भी प्रोफेशन में है, सीए, डॉक्टर्स, वकील्स, वो सब जो है वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अलग टाइप की अकाउंटिंग करते हैं। पर उनका उद्देश्य भी रहता है, उनको भी अकाउंटिंग करनी रहती है कि हमें साल भर में हमारा क्या लेन देन रहा, ठीक, तो हम किस पोजीशन पे हैं। तो अकाउंटिंग जो होगी वो पर्टिकुलर पीरियड में होगी बिजनेस के, ठीक है। और इस अकाउंटिंग प्रॉपर कहीं लिख कर रखेंगे तो हम उसको इन कोर्ट एज ए एविडेंस भी प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक। तो अकाउंटिंग के अंतर्गत ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस बिकम आपका important that their proper recording is considered a prime requirement of any business, and recording of business transaction regarded as bookkeeping in the field of accounting. accounting के फील्ड में bookkeeping का बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि हम वहीं से हमारी बेसिक अकाउंटिंग शुरू होती है, ठीक है। जब तक हम हमारे ट्रांजैक्शंस को पहचानेंगे नहीं तब तक हम उनको रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं कर सकते, ठीक। अगर हम आगे देखें अकाउंटिंग का मीनिंग अगर हम देखते हैं तो बुक कीपिंग का काम जहाँ ख़त्म होता है वहाँ अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, ठीक। प्रॉपर बुक कीपिंग सिस्टम जो है हमारा, मतलब प्रॉपर मैनर में हम रूल्स एंड फॉर्मेशन के आधार पे अगर अकाउंटिंग रखते हैं तो हमें हमारा लाभ या हानि एक्यूरेट पता चलता है, ठीक। अकाउंटिंग रेफर्स द प्रोसेस ऑफ preparing and presenting the accounts in a scientific and systematic manner in the shape of final accounts. Final accounts का हमारा proper formation, shape सब रहता है, ठीक है, जो साइंटिफिक मैनर के रूप में हमको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम जितने भी हमारे देखो हमारे जो फाइनल अकाउंट है, अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, हम हमारे व्यापार का एक्यूरेट लाभ हानि पता करेंगे जो पता चलता है फाइनल अंतिम खातों से। व्यापार के अंतिम खाते व्यापार के फाइनेंशियल पीरियड में लास्ट डे मतलब 31 मार्च
को बनाए जाते हैं, जिसमें साल भर के जो ट्रांजैक्शन है वो क्या क्या रहे और उनसे हमारा एक्यूरेट लाभ हानि पता चलता है। ठीक, तो ये जो है इससे ये इन्फॉर्मेशन कि बिजनेस में क्या लाभ या हानि हुआ वो हम किस किस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग अगर आपकी प्रॉपर है तो आपका अकाउंटिंग से, फाइनल अकाउंट्स की हेल्प से कई लोगों को आपके व्यापार की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है। ठीक है, इसमें प्रोप्राइटर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, बैंकिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एजेंसीज सभी को उसमें से कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन यूजेबल रहती है। जैसे इन्वेस्टमेंट है, अगर किसी व्यक्ति को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स की हेल्प से ये देखेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, रिटर्न बेसिस पे उसको किस पर्पज से, मतलब जिस पर्पज से वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको रिटर्न कितना आपका प्रॉफिटेबल है, मतलब बढ़ता जाएगा कि आपके पुराने आंकड़े और नए डेटास के आधार पे वो ये देखेगा कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर आप क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स मतलब वो व्यक्ति जो आपको उधार माल दे रहा है, मतलब जिससे आप उधार माल खरीदते हैं। तो कोई व्यक्ति क्यों आपको उधार माल बेचेगा? अगर आपकी रिटर्न पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी प्रॉपर है, टाइम पे आप पेमेंट कर रहे हैं, जितना टाइम आप ले रहे हैं, तो व्यक्ति इजीली आपको क्या करेगा, उधार देगा। तो क्रेडिटर्स आपके अकाउंट से ये देखते हैं कि आपका एक्चुअल एवरेज पेमेंट पीरियड, आपका जो क्रेडिटर टर्नओवर है वो क्या है, टाइम से आप पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रुपया तो नहीं डूब रहा है क्रेडिटर्स का। तो आपके अकाउंट्स की हेल्प से उनको ये सहायता होगी कि वो इजीली पता कर पाएंगे कि आपका पेमेंट टाइम से आएगा या नहीं, तभी कोई नया व्यक्ति आपको उधार देगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग के मीनिंग के बाद अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशंस अलग अलग अकाउंटेंट्स ने अपनी दे रखी है अकाउंटिंग के रूप में। तो दो अकाउंटेंट की हम डेफिनेशन देखेंगे। अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब व्यापार के जितने भी मौद्रिक लेन देन हैं सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कलेक्ट करना, फिर समराइज करना, ठीक है, रिकॉर्डिंग, देन समराइज, देन एनालिसिस। आपका ये काम अकाउंटिंग का जो है कि स्टेज वाइज चलता है, स्टेप वाइज चलता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है, रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद समराइजेशन होता है, ठीक, एनालिसिस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से, देन उसको कम्युनिकेट, फिर इंटरप्रिएट और कम्युनिकेट किया जाता है अदर डिपार्टमेंट्स में। ठीक, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, जो भी व्यापार की सूचनाएं हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में हैं उनका। क्लियर? अकाउंटिंग आपके जो अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जितनी भी आपके व्यापार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियां हैं मौद्रिक, उनको प्रॉपर मैनर में क्या करना, रिपोर्ट करना, ये आपकी अकाउंटिंग कहलाती है। क्लियर? अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। लेखांकन की विशेषताएं क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या फीचर्स हैं, इनको फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका जो रहेगा बीकॉम में भी रहेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग की थ्योरी पोर्शन है आपका। क्लियर? रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेन हमने डेफिनेशन में भी समझा है, क्या लेखांकन में उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाएगा जो आपकी मौद्रिक गतिविधियां होंगी, जो लेन देन आपके क्या होंगे, मौद्रिक होंगे, मतलब रुपया, पैसा, मुद्रा जहां इफेक्ट करेगा जिस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर्स, फिगर्स को रीअरेंज करना, मतलब जो लेन देन आप कर रहे हैं उनको फिगर्स में पहले कैलकुलेट करना, ठीक, उसके बाद उसको रीअरेंज करना, मतलब अकाउंट्स में प्रॉपर प्रोपुट करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट इकोनॉमिक इवेंट्स, साल भर में आज से 6 महीना पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ था उनको भी, उन इकोनॉमिक इवेंट्स को भी आपको क्या करना होगा, इसमें रिकॉर्ड करना होगा। मतलब हर साल यहाँ अकाउंटिंग होगी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उस एक टाइम पीरियड में पर्टिकुलर उस टाइम की जितनी भी एक्टिविटीज़ है आपको उसमें लिखनी है, रिकॉर्ड करनी है।
अगर आप 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर अपना रहे हैं तो 31 मार्च को अगर कोई पिछले अप्रैल का भी ट्रांजैक्शन छूट गया है तो उसको हम प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यह क्लियर ही है कि सारे मौद्रिक लेन देन ही इसमें रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। प्रेजेंटेशन इन समरी फॉर्म, जो हमारा समराइजेशन होता है अकाउंटिंग का, हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो पर्टिकुलर पूरा ट्रांजैक्शन क्लियर दिखता है, उसको धीरे धीरे छोटे फॉर्म में लाना, समरी फॉर्म में लाना। फाइनल अकाउंट में आपको एक पूरे फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को देखकर ही क्या पूरे साल का डाटा पता चल जाएगा कि कब क्या कौन से ट्रांजैक्शन में कितना अमाउंट आपका लगा है। ठीक है। और व्यापार का एक्चुअल पूरे साल का लाभ हानि क्या है। तो इसको क्या करना है, प्रेजेंट करते हैं हम समरी से समरी फॉर्म में, छोटे फॉर्म में, ताकि एक चीज़ को अगर आपको आपका क्रेडिट परचेस देखना है, ठीक, या कैश परचेस देखना है या टोटल परचेस देखना है, तो एक परचेस अकाउंट ओपन करके आप सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मंथ में कौन सी कितनी परचेस हुई है, या साल के आखिरी में टोटल परचेस नगद और उधार कितनी कितनी है। ठीक। तो पर्टिकुलर एक जगह आपको वो पूरी चीज़ मिल जाएगी। तो समरी फॉर्म में आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। ठीक है। एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग द डाटा, यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में उसको लिखा जाता है, टेबल फॉर्म रहते हैं। ठीक। हर एक अकाउंट का हर एक लेवल पर अपना अपना फॉर्मेट होता है, तो उसको बनाने, उसको लिखने को पर्टिकुलर आर्ट या कला भी कहा गया है कि उसको इस तरह से सजा के लिखा जाता है प्रॉपर मैनर में कि आपको उसको देखकर ही क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है। इट इज़ अ साइंस। साइंस क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इसके अपने नियम हैं। हम डबल एंट्री सिस्टम पर अकाउंटिंग करते हैं, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली, तो उसके रूल्स और रेगुलेशन हैं, उसके फॉर्मेट्स हैं। ठीक है। जिसके आधार पे हम अकाउंटिंग करते हैं। कवरेज इन द सेंस, यहाँ पर आप सभी प्रकार के लेन देनों को, मौद्रिक लेन देनों को, जहां हम लाभ कमा रहे हैं, और वो सब संस्थाएं भी जो लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी को अकाउंटिंग कवर करता है। ठीक है। चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सभी को अकाउंटिंग बनाना होता है और उससे अपना इंफॉर्मेशन साल भर की अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पता करना होता है। तो ये पूरी सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है। क्लियर? यूज़फुलनेस, सभी के लिए उपयोगी है, चाहे एम्प्लॉइज़ हो, खुद व्यापार का मालिक हो। ठीक है। मालिक को क्या यूज़फुल रहेगा कि प्रॉपर अकाउंटिंग से उसको लाभ हानि पता चलेगा। एम्प्लॉइज़ के लिए ये रहेगा कि बिजनेस किस कंडीशन पे जा रहा है, हमारी बोनस, हमारे इंक्रीमेंट्स, वो सब चीज़ें आप आपके अकाउंट से पता कर सकते हैं कि बिजनेस अगर प्रॉफिट पे है तो उसके एम्प्लॉइज़ को भी उसका फ़ायदा मिलता है। आपके बिजनेस के डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है, आम जनता को भी आपके व्यापार में क्या पोजीशन चल रही है बड़ी बड़ी कंपनीज में, उससे इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी क्या होगा, यूज़फुल होंगे आपके डेटास। ठीक। एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट बनाने के बाद उन अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिएट करना, ठीक है, उनका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, अलग अलग स्टेज से अलग अलग आपके इस अकाउंट्स के लिए भी ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, उन सब के लिए भी फाइनल अकाउंट का डाटा यूज़फुल होता है, ताकि हम भविष्य में अगर कहीं हमें हमारा व्यापार बढ़ाना है, कैपिटल राइज करनी है, वो कैपिटल इंक्रीज करनी है, तो फाइनेंस कहाँ से लाना है, ठीक है, कोई नई मशीन लगानी है, तो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट की इंफॉर्मेशन से, फाइनल डाटा से, लाभ हानि से, पिछले 5 सालों के डाटा को देख के हम आगे क्या करेंगे, नए डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, अकाउंटिंग की आपकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स की कितनी विशेषताएं या क्या क्या उसकी फीचर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आएगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब लेखांकन की भी अपनी अपनी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, अकाउंटिंग के टाइप्स होते हैं। हर व्यापारी को सभी प्रकार की अकाउंटिंग ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है। तो आपका व्यापार किस प्रकार का है उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग्स रखते हैं। ठीक। जो मेन आपका
ब्रांच अगर हम बोलें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हर व्यापारी को अपने व्यापार में फाइनेंशियल वित्तीय लेखांकन को करना आवश्यक होता है। ठीक है, वित्तीय लेखांकन मेन बेस ब्रांच ऑफ अकाउंट है जिसकी हेल्प से बाकी सारी अकाउंटिंग चलती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम समझ रहे हैं कि भैया अकाउंटिंग क्या है, उसमें सब फाइनेंशियल तो वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करना, ठीक, आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना, फिर इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना। तो वित्तीय लेखांकन में सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देनों को क्या करते हैं हम, जिससे व्यापार की एक्चुअल लाभ हानि, फाइनेंशियल पोजीशन जो पता चल जाती है। ठीक, तो मेन अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जिसके अंतर्गत व्यापार का हमको लाभ हानि पर्टिकुलर टाइम पीरियड का पता चलता है। ठीक, सेकंड अगर हम देखें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होगी आपके कई बिजनेस में ज़रूरी नहीं भी है। ठीक, ये टाइम की आवश्यकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़े बड़े बिजनेसेस में, अगर आप पर्टिकुलर व्यापार में कोई नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो फाइनेंस या कहीं फाइनेंस के लिए आवश्यकता है। ठीक, तो मैनेजमेंट के जो फंड हैं कि मैनेजमेंट में आप कहीं प्लानिंग कर रहे हैं अगर व्यापार में कोई नहीं, तो उस प्लानिंग को प्रॉपर फॉर्मेट में लाना, ठीक है, उस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक, अगर हम इन फ्यूचर में हमको कहीं कैश की ज़्यादा आवश्यकता, कैश बजट बनाना है, ठीक, कि फ्यूचर में हमको क्या करना है, कैश आपकी वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो कैश बजट अगर बनाना है, ठीक, तो वो मैनेजमेंट के अंतर्गत होगा कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। ठीक, तो जितने भी आप प्रॉपर प्लानिंग या कहीं कोई डिसीज़न लेना है, ठीक, कोई आपका बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो इस तरह के डिसीजन जो होंगे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जितने भी आपकी मेथड्स हैं उनका यूज़ करके आप करेंगे। ठीक, थर्ड जो पॉइंट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन। अगर आपका व्यापार मैन्युफैक्चरिंग का है, निर्माण का है, कि कहीं आप कोई वस्तु बना रहे हैं, ठीक, तो वो वस्तु बनाने में हमारी क्या लागत आती है वो लागत लेखांकन से पता चलता है। ठीक है, लागत लेखांकन से कि आप अगर कोई वस्तु बनाना चाहते हैं तो हम उसका रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, ठीक, वो मजदूरों द्वारा बनाई जाएगी फैक्ट्री में, ठीक, या मशीनों द्वारा बनाई जाएगी। उस पर आप क्या क्या खर्चा कर रहे हैं उसको रॉ मटेरियल को ख़रीद के लाने में, फैक्ट्री के खर्चे, मजदूरों के खर्चे, ठीक है, मशीनों के खर्चे, आप प्रॉपर जगह जहां आप वो वस्तु निर्मित कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक, वस्तु को बनाकर तैयार करने तक के खर्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखे जाते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट आप जो निर्मित कर रहे हैं उस निर्माण की लागत क्या आई है, ठीक, फिर बाद में आप उसे बेचेंगे तो निर्माण की लागत, देन आप जब बेचने की लागत कि अब वो वस्तु बनकर पूरी तैयार है, तो कॉस्ट ऑफ आपकी सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स कहाँ से फाइंड आउट होगी, आपकी लागत लेखांकन से। तो लागत लेखांकन सभी के लिए ज़रूरी नहीं होता है। वे कंपनीज या वे व्यापारी जो क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वो ही लागत लेखांकन का उपयोग करते हैं, वो ही कॉस्ट अकाउंटिंग रखते हैं। इसमें कॉस्ट शीट की सहायता से, स्टेटमेंट्स की सहायता से क्या किया जाता है, लागत पता की जाती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कि वो बनने में कितना समय ले रहा है और उस समय में कितनी उसकी टोटल लागत आ रही है, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की क्या लागत बनी है। ठीक, नेक्स्ट जो आएगा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग चाहे आप कॉस्ट अकाउंटिंग करें, मैनेजमेंट करें, फाइनेंशियल करें, आपका टैक्स क्या बन रहा है, ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग के अंतर्गत आप सरकार को जो कर व्यापार में हमारी अकाउंटिंग की सहायता से जो हमारे व्यापार का फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल डाटा हमको मिला है, लाभ हानि हमको पता चला है, तो पर्टिकुलर उस बिजनेस में आपका टैक्स क्या रहेगा, रिटर्न फाइल कैसे होगी। ठीक है, तो टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम रखेंगे।
गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सरकार की जितने भी संस्थाएं होती हैं वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का यूज़ करती है। उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी सहायता से वो क्या करेंगे, अपना साल भर का वित्तीय विश्लेषण करेंगी। क्लियर। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स जो अपने अलग अलग बिजनेस में रहते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग का यूज़ करता है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग एंड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। ठीक, ये हर व्यापारी की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपने कोई व्यापार शुरू किया है, ठीक, तो आप एक समाज के व्यक्ति हैं, तो सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने ऐसा व्यापार स्टार्ट कीजिए जिससे आपकी जहाँ वो व्यापार आप कर रहे हैं उस जगह वहाँ के लोगों को गलत इफेक्ट ना हो। ठीक है, आपकी जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको आप पूरा करते हुए क्या करेंगे, आपका व्यापार चलाएंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप व्यापार करेंगे। तो ये हमारी जो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है जिनमें मेनली हम अभी पढ़ेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि उसकी सहायता से ही बाकी अकाउंटिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग के कितने यूज़र्स होते हैं, अभी हमने बताया कि हम जितने भी लेन देन करते हैं, हमारे जो फाइनल अकाउंट बनते हैं, ठीक, उनको देखकर कई लोगों को उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका यूज़, उसका उपयोग करते हैं। सबसे पहला जो व्यापारी खुद है वो मेन यूज़र कहलाएगा व्यापार का, व्यापार के लेखों का। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको अपने व्यापार का एक्चुअल कंडीशन उससे पता चलेगी। ठीक है, तो दो प्रकार के यूज़र्स होते हैं। आपका बिजनेस है, बिजनेस में जितने आंतरिक मतलब उस बिजनेस को जो कहीं ना कहीं उस बिजनेस को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है ना, आंतरिक यूज़र्स, इंटरनल यूज़र्स, कर्मचारी, व्यापारी, ठीक है, बिजनेसमैन खुद, प्रोप्राइटर, सबसे पहले इंटरनल यूज़र्स में कि जो व्यक्ति वहाँ पर उस बिजनेस को चला रहा है, जिसने उसको इस्टेब्लिश किया है, लाभ या हानि के उद्देश्य से हो या नॉन प्रॉफिट हो। क्लियर? तो खुद प्रोप्राइटर वो क्यों यूज़र कहलाएगा? क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर अकाउंटिंग करेगा तो व्यापार की लाभ हानि पता चलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस पता चलेगा, उसको टैक्स कितना भरना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करने हैं, कब कौन सा फॉर्म भरना है। ठीक, प्रॉपर अकाउंटिंग से उसको मतलब प्रॉपर नियमों को पूरा करते हुए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से लेगा? अपनी अकाउंटिंग से ही लेगा। ठीक, सेकेंड वहाँ का मैनेजमेंट। ठीक, अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो आप अकेले पूरा हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आप वहाँ मैनेजमेंट टीम बनाएंगे। ठीक, तो वो जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो समय समय पर क्या डिसीज़न लेना है, ठीक, आपको इंटरनल सारी इन्फॉर्मेशन आप तक कम्युनिकेट करना, वो सारी चीज़ें। और अकाउंटिंग का ये यूज़र क्यों कहलाएगा? क्योंकि अकाउंटिंग की हेल्प से उसको व्यापार की क्या पता चलेंगे, इंटरनल इन्फॉर्मेशंस पता चलेंगे, जिससे वो आगे नए डिसीजन ले सके व्यापार की भलाई के लिए या व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक, थर्ड आते हैं एम्प्लॉयज़ जो वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक, उनका अगर बिजनेस अकाउंटिंग प्रॉपर रहेगी, लाभ इंक्रीज हो रहा है तो उनको बोनस मिलेगा या नहीं, ठीक है, इंक्रीमेंट उनका कितना होगा, व्यापार के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वो उनके लिए यूज़र्स, वो इसलिए यूज़र्स कहलाएंगे कि उनकी सहायता से, उस अकाउंटिंग की सहायता से, डाटास की सहायता से वो अपना फ़ायदा देखते हैं। ठीक, अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूज़र्स, बिजनेस आपका है, अब हमने आंतरिक लोगों की बात की, अब बाहरी लोग, ठीक है, जो जैसे आप जो चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, आपकी दुकान है, ठीक है, शॉप है, आपकी शॉप में जो काम कर रहा है उसके लिए उसकी सैलरी मेन है, ठीक है, पर जो व्यक्ति खरीद रहा है वो आपके अकाउंट से क्या यूज़ में लेगा। ठीक, तो एक्सटर्नल यूज़र्स, अब एक्सटर्नल यूज़र्स, अगर आप शॉप है तो आप होलसेलर से खरीद के ला रहे हैं या फैक्ट्री से खरीद के ला रहे हैं, आपने नगद खरीदा है, उधार खरीदा है, तो सबसे पहला व्यक्ति रहता है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो व्यक्ति जिससे हम उधार माल खरीद रहे हैं। ठीक है, व्यापारी कई बार कंडीशंस ऐसी नहीं होती है कि आप कैश परचेस करें, पूरा माल आपने शॉप नहीं भरी है पूरी, ठीक है, पूरा कंप्लीट स्टॉक रखा है, तो उस स्टॉक को खरीद के लाने में
बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में आपको कैपिटल लगती है। ठीक, तो कई बार व्यक्ति क्या करता है, उधार खरीद के लाता है और जब माल बिकता है तो एक टाइम पीरियड लेके उसको पे कर देता है, फिर दूसरा माल वापस स्टॉक कंप्लीट कर लेता है। तो सामने वाला व्यक्ति आपको उधार क्यों देगा? अगर आपने पेमेंट नहीं किया उसका तो रुपया डूब गया, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स आपके अकाउंट से ये देखते हैं कि आपकी पेमेंट की जो प्रोसेस है वो टाइम पीरियड पे है या नहीं है। पिछले 2-3 साल के आपके आंकड़ों से, डाटा से, आपके अकाउंट से वो ये पता करते हैं कि आपकी पेमेंट पीरियड मेथड प्रॉपर है या नहीं है, तभी कोई नया व्यक्ति आपको उधार माल देगा। आपने हर वस्तु के कई सारे सप्लायर्स होते हैं, ठीक है। तो आप जिस सप्लायर, कोई नया सप्लायर आप ले रहे हैं कि चूज़ कर रहे हैं कि हम इस व्यक्ति से हम माल खरीदेंगे, तो नया व्यक्ति आपको उधार तब देता है जब वो पुराने डाटा की हेल्प से ये देख कि आपने प्रॉपर पेमेंट टाइम पे करते हैं या नहीं, आपकी गुडविल कैसी है। ठीक, तो क्रेडिटर्स आपके यूजर्स रहेंगे। इन्वेस्टर्स, आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करेगा तो पहले ये देखेगा कि रिटर्न पॉलिसी क्या है, आप टाइम पे उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं या नहीं, टाइम पे ब्याज दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। कस्टमर्स के लिए आपके डाटा क्यों इम्पोर्टेंट है कि आपके प्रॉपर जो आपकी सेलिंग प्रोसेस है, ठीक, आपका जो प्रोडक्ट है वो यूजेबल है, कोई हानिकारक वस्तु नहीं है, ठीक। तो कस्टमर्स के लिए भी आपके डाटा, गवर्नमेंट प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो गवर्नमेंट्स के जितने भी आपने टाइम पे रिटर्न फाइल किया है या नहीं, टैक्स पे किया है या नहीं, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप फॉलो करते हैं या नहीं, तो वो आपके अकाउंटिंग से, आपके प्रॉपर डाटा से अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। उनके लिए फॉरेनर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, तो फॉरेनर्स, विदेशी व्यक्ति, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो बाहर के व्यक्ति भी अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी डाटा की इंफॉर्मेशन लेकर ही रुपया लगाएंगे। और रिसर्च स्कॉलर्स, जो व्यक्ति शोध कर रहा है किसी वस्तु पर या प्रॉपर एरिया पर या बिजनेस के किसी पार्ट पर, तो उस पार्ट के लिए अगर आपकी कंपनी से कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो वो क्या करेगा, अकाउंट से ही वो इन्फॉर्मेशन उठाएगा। तो जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो भी पुराने डाटा से कई कंपनियों के या कई बिजनेसेस के, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस से अपनी आवश्यकता की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग का जो यूज़ है, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हर प्रकार के व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं क्या होती है, आवश्यक होती है, ठीक है। वो अपनी ज़रूरत की चीज़ आपके अकाउंट से लेता है, ठीक है, उसके लिए वो उसका यूज़र कहलाता है, ठीक। अब सबसे पहला जो मेन हमारी ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग हमारी जो है कि हमने डाटा को क्या किया है, लेखांकन किया है, लिखा है कहीं, तो कौन से डाटा लिखे हैं, फाइनेंशियल, ठीक है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, वित्तीय। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द यूज एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्यापार की भाषा है कि व्यापार किस प्रकार से चल रहा है, उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो आप कहाँ देखेंगे, पर्टिकुलर अकाउंटिंग्स में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मैनेजमेंट हो, कॉस्ट हो, ठीक है। पर्टिकुलर अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ देखेंगे, उसके अकाउंटिंग में, जो इसलिए वो उसकी भाषा कहलाती है कि आप नाम पढ़कर देख सकते हैं कि हाँ सैलरी पे हुई है, अनपेड है, ठीक है, इनकम अर्न हुई है या नहीं हुई है, कितना परचेस हुआ है, कितना सेल हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ मिलेगी आपको, उसकी अकाउंटिंग में। तो ये उसकी भाषा है, आप देख कर समझ सकते हैं, ठीक। Accounting involves the procedure of recording the financial transaction in the book of accounts which are helpful to its users, ठीक है, for analyzing and interpreting the financial soundness of business। हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि हम हमारे फाइनेंशियल, वित्त से संबंधित जितना भी ट्रांजैक्शंस है उनको प्रॉपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर उसकी इंटरप्रिटेशन आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत होती है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन को समझकर क्या करना है, रिकॉर्ड करना है और फाइनल डाटा बताना है, ठीक है। तो
हाँ, ये क्यों ज़रूरी है? हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़रूरी होती है। हर प्रकार के व्यापारी के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आवश्यक है। अगर सबसे छोटे से छोटा व्यापारी भी है तो वो आइडेंटिफाइंग से लेके अगर फाइनल अकाउंट तक नहीं भी बनाएगा, उसको नहीं आवश्यकता है फाइनल अकाउंट्स की, ठीक। तो कुछ बेसिस इंफॉर्मेशंस की सहायता से वो बस इतना देख सकता है फाइनेंशियल अकाउंट्स के कुछ पॉइंट से कि हम कितना हमारा रुपया आ रहा है, कितना लगा रहे हैं और कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक। तो इसमें सब प्रकार की, सब टाइप की इस तरह की छोटी छोटी अकाउंटिंग भी है, जिससे आप अगर आखिरी स्टेप तक नहीं भी जाते हैं फाइनल अकाउंट तक, तो भी छोटे व्यापार की आप मंथली इनकम, ठीक है, वो पता कर सकते हैं। जो डेली बेसिस से छोटे व्यापार है कि आज खरीद के लाए हैं, बेच दिया, फिर कल दूसरा माल आ गया, ठीक है, तो वो नॉर्मल कैश बुक आपकी बनाकर, परचेज बुक बनाकर पता कर सकते हैं कि भैया कितना उधार खरीदा, कितना पे हुआ, कितना नगद आया, कितना गया, ठीक। तो अकाउंटिंग के अंतर्गत आप छोटे से छोटे व्यापारी से लेके बड़े से बड़े बिजनेसमैन के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़रूरी होती है, ठीक। देन अब वित्तीय लेखांकन क्यों ज़रूरी है, इसका बिजनेस में कहाँ कितना महत्व है, ठीक है। महत्व की अगर बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन अकाउंटिंग कहलाती है ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ आपके ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन है, कंपलसरी है, ठीक। चाहे आप आखिरी स्टेप तक जाएं या ना जाए, इसकी अपनी अपनी स्टेजेस है। व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार पर्टिकुलर स्टेज तक उसको रखता है, ठीक। तो इसका महत्व जो होगा, सबसे पहले तो मैनेजमेंट, बिजनेस है, बिजनेस को मैनेज करना है, कहाँ से रुपया आना है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, ठीक है, उन सबको मैनेज करने के लिए ये अकाउंटिंग हेल्प देती है, ठीक है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ब्रांच है वो उसकी हेल्प किसकी हेल्प से होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से। ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट, चाहे छोटे व्यापारी का मैनेजमेंट हो अपने छोटे से व्यापार को चलाने के लिए, या बड़ी से बड़ी कंपनीज हो जिसमें आपको बड़ी बड़े डिसीजंस लेने हैं, ठीक, उन सब की हेल्प जो करेगा आपका प्रॉपर फॉर्मेट में किया हुआ नियमों के अनुसार फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना। फाइनल डाटा ही आपको आगे की सहायता। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है सब्स्टिट्यूट द मेमोरी, याददाश्त का सब्स्टिट्यूट। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर डाटा याद नहीं रख पाते हैं सारे, ठीक है। साल भर के डाटा कोई भी व्यक्ति की इतनी मेमोरी नहीं होती है कि वो याद रख पाए। जब तक कि हम उसको कहीं रिकॉर्ड, कहीं लिख नहीं देते, वो हमें याद नहीं रहता, ठीक है ना। चाहे आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करें, कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करें, ठीक, कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करके रखना ज़रूरी होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी इसमें इसलिए ताकि पुराने, हर साल आप अपने अकाउंटिंग को रखते हैं तो आपका जो पुराना डाटा है उसको कंपेयर करके हम आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पिछले साल या उसके पहले साल, पिछले 2 साल के डाटा को कंपेयर करके हम आगे आने वाले साल में खर्चा करते हैं, आगे आने वाले साल में इनकम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, सेल्स बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो कंपैरिजन, पुराने आंकड़ों को कंपेयर करके हम नया डिसीजन लेकर उसको इफेक्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी, इसकी हेल्प से प्रॉपर टैक्सेशन लायबिलिटी आपको पता चलती है और उसको हम सेटल करते हैं, ठीक। एविडेंस इन कोर्ट, प्रॉपर फॉर्म में किए जाने वाली अकाउंटिंग। आप किसी भी कंडीशन में अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप वो अकाउंटिंग को उस प्रॉपर क्या करेंगे, एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ठीक है। देन इसमें आता है सेल ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे बहुत काम में आती है। मेन ये देखा जाता है कि आपके पास कितनी आपकी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, उसको सेल करते टाइम आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना, कितने आपके दायित्व हैं जिनको आपको पे करना है, ठीक। तो व्यापार को बंद करते समय, व्यापार को बेचते समय भी हमारी अकाउंटिंग की सहायता से ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को, संपत्ति और दायित्वों का सेटलमेंट किया जाता है, ठीक। लास्ट, असिस्टेंस टू एन इंसॉल्वेंट पर्सन।
अगर आप दिवालिया घोषित हो गए हैं, ठीक, आपकी संपत्तियां आपके दायित्व से क्या हुई हैं, कम हो गई हैं। इंसॉल्वेंट घोषित कब होता है व्यक्ति, तो वो आपके प्रॉपर अकाउंटिंग जब बैंक में जमा होते हैं या बैंक के द्वारा सेल्फ आपने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर किया है, तो उसको इंसॉल्वेंट कहना किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को, उसके डाटास, उसके अकाउंट्स प्रॉपर फॉर्म में होना, और अगर कंटिन्यूस लेवल पे लॉस में जा रहा है और दायित्व तो इतने अधिक हो गए हैं कि जिनको पे करना उसकी क्षमता से बाहर है, ठीक, तो इंसॉल्वेंट पर्सन की डिक्लेरेशन आपके अकाउंट्स की हेल्प से ही की जाती है, ठीक। इम्पोर्टेंस के बाद हमारे स्कोप्स आते हैं कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आपका कितना क्षेत्र है, कहाँ कहाँ तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उपयोग कर सकते हैं प्रॉपर। ये चीज़ें हम हमारी बेसिक अकाउंटिंग में जो देखते हैं, बेसिक अकाउंटिंग आपका हर एक क्लास के लिए जो कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है, ये टॉपिक उनके लिए ज़रूरी है, ठीक। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए, भविष्य में व्यापार को आपको क्या नए नए डिसीजंस के लिए, नए नए आपको अगर बिजनेस में कुछ एक्सपांड करना है, फोरकास्ट करना है, तो व्यापार के फोरकास्टिंग के लिए, ठीक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आवश्यक होती है। देन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, सही डिसीजन आप आपके पुराने इंफॉर्मेशन को लेकर, डाटास को लेकर ही व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। टैक्सेशन में हेल्प करना, रिप्लेसिंग मेमोरी, हमने इसको पहले भी समझा है, ठीक। एनालिसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, आपके व्यापार का जो परफॉर्मेंस है उसको प्रॉपर एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, ताकि हम आगे कम्युनिकेट कर पाए सही इन्फॉर्मेशन। क्लियर। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का जो वित्तीय स्टेटस है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसको आगे कम्युनिकेट करना, एनालिसिस करना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एविडेंस के रूप में आप आपके डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं, चाहे 4 साल पुराने हो, 5 साल पुराने हो, जिन ईयर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या जिस ट्रांजैक्शन से हेल्पफुल है आपके, वो आप एज ए एविडेंस पेश कर सकते हैं। कई प्रकार के केसेस ऐसे होते हैं जो पुराने होते हैं, तो पुराने डाटा को संभाल के रखा जाता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन अकाउंटिंग जो रहेगी, फाइनल स्टेटमेंट जो रहेगा, वो आपको संभाल के रखना होता है, जो कभी भी इन फ्यूचर में एज ए एविडेंस काम में आता है, ठीक है। हेल्पिंग इन रियलाइजेशन ऑफ डेप्स, जितने भी आपके डेप्स हैं, जिनको हम उधार माल बेचते हैं, वो हमारे डेप्ट कहलाते हैं, ठीक है। उनका रियलाइजेशन करना कि भैया रुपया वापस आया या नहीं, डूबा तो नहीं, ठीक है। तो उनको प्रॉपर हेल्प मिलती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो इसका जो स्कोप है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहले जो रहेगा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स रखना, तभी हम किसी भी प्रकार का आगे का मैनेजमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर जब तक प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं रखी जाएगी, तब तक हम क्या करेंगे, उनका उपयोग सही प्रकार से नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक, उद्देश्य, किस उद्देश्य से ये रखे जाते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को कीप करने के, लाभ हानि डिटरमाइन करने के लिए कि पर्टिकुलर बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, व्यापार का उस प्रॉपर स्टेटस क्या है, हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, ठीक है, कितने दायित्व हैं, उनका प्रॉपर असर्टेन करना हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे बिजनेस की, उसको अलग अलग यूज़र्स को हमको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। ये हमारे मेन उद्देश्य है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। क्लियर। ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स भी है, ये आपको सभी को ग्रुप्स में शेयर किए जाएंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हम अभी शुरू से अभी तक में बेसिक अकाउंटिंग का जो फंक्शन है, जो क्षेत्र है, इसको आप स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, कि स्टेज वाइज काम होता है, ठीक। आइडेंटिफाइंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग करना, देन उसको क्लासीफाई करना पर्टिकुलर एक एक अकाउंट में, ठीक, उसको बांटना, देन समराइज करना, जो आपके जितने भी अकाउंट्स ओपन हो गए हैं उनको सबको एक जगह पर समरी रूप में लिखना पर्टिकुलर बैलेंस फॉर्म में, ठीक।
एनालाइजिंग करना, उसके बाद फाइनल अकाउंट के रूप में हमको फाइनल डाटा मिलता है हमारा लाभ हानि के रूप में और बैलेंस शीट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के रूप में, ठीक है। उसका हमें विश्लेषण करना, देन इंटरप्रिएट करना अलग अलग अकाउंटिंग में जहाँ जिसकी आवश्यकता है, ठीक, और फिर कम्युनिकेट करना आपके ऑल यूजर्स को। क्लियर? तो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंक्शन, काम या स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो बनता है वो स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग या फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? अब हर एक चीज़ की कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशन होती है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ रहता है, ठीक। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है? तो यहाँ सिर्फ मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है, तो एक लिमिटेशन हो गई कि जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उनको कहीं रिकॉर्ड इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स ओवरलुक्ड, मतलब उनको छोड़ दिया जाता है, उनको नहीं देखा जाता। क्लियर? ओरिजिनल कॉस्ट, अब और कई बार वस्तु की ओरिजिनल कॉस्ट उससे पता नहीं चलती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन आपकी उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, उसके लिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसके लिए? ओरिजिनल कॉस्ट को देखने के लिए। अकेला फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक मेन ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसके लिए ओपन करना होगा। ओनली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको ओरिजिनल कॉस्ट शो नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है ना, आंकड़ों को मैनिपुलेट किया जा सकता है फाइनल अकाउंट, ठीक है ना। कैशियर कई बार आंकड़ों में हेर फेर करके गबन कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 100% एक्यूरेसी हो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होगा, मैनिपुलेशन आंकड़ों पर, डाटास पर किया जा सकता है, ठीक है, जिससे कई बार एक्चुअल लाभ हानि व्यापारी को नहीं पता चलता व्यापार का। बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स, कई बार हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतना लाभ या हानि होगा या इतना खर्चा हुआ होगा, हम कई बार एस्टिमेट वैल्यूज़ भी उसमें डाल देते हैं, ठीक। तो एस्टिमेशन के आधार पर भी कई बार क्या होगा, हमको प्रॉपर फाइनल डाटा नहीं मिलेगा, ठीक। कंसिस्टेंसी ऑफ रूल में कंसिस्टेंसी नहीं है। फाइनल अकाउंट के जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और फॉर्मेट्स हैं वो कंसिस्टेंसी को क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी उसमें कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या है, ये कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस है जिनको ध्यान में रखते हुए हमको प्रॉपर अकाउंटिंग चेक करनी होगी। क्लियर? अब अगर हम बात करें, हम नियमों की बात कर रहे हैं, ठीक, कि फाइनल अकाउंट प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्मेट में रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर होते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ है, ठीक। तो अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आप अकाउंटिंग करते हैं। तो हमारी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे इनके अंतर्गत हमारे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होती है कि आपको किस नियमों के आधार पर आप अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंसेप्ट को अगर हम ध्यान में रखें, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन द रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। प्रिंसिपल के अंतर्गत क्या रहेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारी अकाउंटिंग के रूल्स और गाइडलाइंस दैट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो व्हाइल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा को आपको इनपुट करना है तो आपको रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हैं उनको फॉलो करना होगा। तो जितने भी व्यापार के फाइनल अकाउंट्स के या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। सच प्रिंसिपल्स डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर जगह पर ही अप्लाई होंगे। भारत में जो नियम चल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं दूसरे देशों में भी अप्लाई हो। तो हर कंट्री के अपने अपने प्रिंसिपल है, अपने सिद्धांत हैं, ठीक। तो सब प्रिंसिपल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। एंड ईच कंट्री यूजुअली हैज़ इट्स ओन वर्जन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको GAAP गैप भी कहा जाता है, जो क्या होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये हर कंट्री में अप्लाई होंगे, अपने अपने रूप में, अपने अपने जगह, अपनी कंट्री के हिसाब से वो अपने नियमों को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाते हैं, ठीक है।
Accounting principle may be defined as those rules of action or conduct which are adopted by the accountants universally while recording accounting transactions, that is also known as generally accepted accounting principles। मतलब आप जितने भी व्यापार के एक्शंस है उनको प्रॉपर रूल्स में अकाउंटिंग्स को अडॉप्ट करके यूनिवर्सली रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, तो ये आपका जो जनरली प्रॉपर यूनिवर्सल रूप में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो गैप के अंतर्गत होता है, उसके प्रिंसिपल्स उसके रूल्स इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में दो पोर्शन आते हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंतर्गत आपका कुछ नियम जो कंसेप्ट के रूप में आपको अपनाने हैं, ठीक है, आपके बिजनेस में, और देन सेकंड इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अब हम पहले कंसेप्ट और फिर कन्वेंशंस को समझेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल में देखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है ना। हमारी लेखांकन अवधारणाएं क्या क्या है, लेखांकन अवधारणा होती क्या है, ठीक है ना। तो लेखांकन अवधारणाएं वो मूलभूत सिद्धांत या दिशा निर्देश होते हैं जिनकी सहायता से हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। हम हमारे डाटास को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक, फाइनल स्टेज तक हम अकाउंटिंग को ले जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी सहायता से अकाउंटिंग होती है, इसमें वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको व्यापारी को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है ना, जिनको मानकर, जिनको अपने बिजनेस में अप्लाई करके ही व्यापारी सही रूप में अकाउंटिंग कर सकता है, ठीक। तो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होंगे क्या होंगे, सबसे मेन और पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मतलब अस्तित्व, पृथक अस्तित्व। एक व्यापार और एक व्यापारी का अपना पृथक अस्तित्व होता है, मतलब अलग अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक। व्यापार में कहीं भी व्यापारी का नाम नहीं आता है, ठीक। व्यापारी का पर्सनल अपनी लाइफ है, वो अपनी पर्सनल किए जाने वाले इनकम एक्सपेंसेस को अपने व्यापार की किताबों में नहीं लिख सकता है, ठीक है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन व्यापारी कर रहा है, वो व्यापार के भी करेगा और अपनी पर्सनल लाइफ के भी करेगा, ठीक। तो यहाँ पर बिजनेस में किए जाने वाले इनकम और एक्सपेंसेस जो मॉनिटरी हैं उन्हें हम हमारी अकाउंटिंग में जगह देते हैं, पर व्यापारी द्वारा ही किए जाने वाले अपनी पर्सनल लाइफ के इनकम एक्सपेंसेस को जगह नहीं देते। यहाँ का व्यापार की किताबों में व्यापारी द्वारा लेखा किया जाता है, व्यापारी के खर्चों, व्यापारी की आय को इसमें शो नहीं किया जाता जो उसके पर्सनल हैं, ठीक है ना। जो व्यापार से संबंधित जितने लेन देन होंगे उन्हें व्यापार की किताबों में जगह मिलेगी, ठीक। तो व्यापारी और व्यापार दोनों को क्या मानना है, अलग अलग अस्तित्व के रूप में, अलग अलग पर्सनालिटी के रूप में माना जाता है, तभी आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर बिजनेस की लाभ हानि को शो करेगी, ठीक है। सेकेंड आपका गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है, मतलब आपका बिजनेस चल रहा है, कोई भी व्यापारी अकाउंटिंग इस रूप में नहीं करेगा कि बस अब इसके बाद बिजनेस बंद करना है, ठीक। तो बिजनेस हमेशा रनिंग रहेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस में, कि हमने आज अगर अकाउंटिंग हमारी इस फाइनेंशियल ईयर में क्लोज हुई है, हमें जो भी लाभ हानि हुआ है अब हम आगे नहीं करेंगे या हम उसको बंद कर रहे हैं। इस कंसर्न को ध्यान में रखकर, इस नियम को ध्यान में रखकर ही अकाउंटिंग प्रॉपर की होती है, ठीक है ना। ये एक अपना कि व्यापारी क्या कर रहा है, प्रॉपर रनिंग प्रोसेस समझ करके, हाँ मेरा व्यापार हमेशा निरंतर चलता रहेगा। कोई भी व्यापारी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ही ये नहीं सोच लेता कि मुझे 4 साल बाद बिजनेस बंद करना है, ठीक। गोइंग कंसर्न को ध्यान में रखकर ही कोई बिजनेस स्टार्ट होता है और कंटिन्यू चलता है, क्लियर। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट मौद्रिक लेन देन, मौद्रिक सारी गतिविधियों को ही आपको इसमें लिखना है, ठीक। व्यापार से संबंधित व्यापारिक गतिविधियां जो मुद्रिक होंगी उन्हीं का आपको इसमें लेखा करना होगा, क्लियर। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड एक समय विशेष, तो तिथि यहाँ पर आपको प्रॉपर पीरियड के अंदर किए जाने वाले सारे लेन देन उसी प्रॉपर पीरियड की अकाउंटिंग में होंगे, ठीक है। जैसे आप फाइनेंशियल ईयर अपना रहे हैं, वित्तीय वर्ष जिसको कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो अगर कोई खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक,
वो उस समय से संबंधित है तो उसी किताबों में, उन्हीं अकाउंट्स में, उसी टाइम पीरियड के अकाउंट्स में उसको लिखा जाएगा, चाहे आप पे उसको बाद में करें। जैसे सैलरी है, सैलरी अगर किसी बिजनेस में सैलरी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख के बाद या नेक्स्ट मंथ में दी जाती है, पर्टिकुलर मंथ में नहीं दी जाती, तो मार्च की सैलरी अगर अप्रैल में मिल रही है पर हम मार्च में खाते बंद कर देंगे 31 मार्च को, तो मार्च तक की सैलरी क्या होगी, आपकी पेएबल होगी, देय होगी, आउटस्टैंडिंग के रूप में उसका एडजस्टमेंट उसी किताब में होगा, उस फाइनल अकाउंट में ही आपको दिखाना पड़ेगी पर्टिकुलर मार्च तक की सैलरी, चाहे पे हो या पेड हो। मतलब पेएबल, पेड, मतलब कैश और एक्यूरल बेसिस दोनों ही यहाँ पर आपको एक टाइम पीरियड के अंदर किए जाने वाले खर्चे और प्राप्त होने वाली इनकम, अगर रिसीवेबल है, प्राप्य है, अभी प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होने वाली है पर वो उसी समय की है, ठीक है, आपने जब वो एक्टिविटी की है उसी टाइम, उन्हीं किताबों में, उस डेट के अंदर की किताबों में ही वो लिखी जाएगी। तो टाइम पीरियड आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अंतर्गत पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड करेंगे कि आपको अकाउंटिंग फाइनेंशियल जो आपका ईयर है वो अपनाना है, कैलेंडर ईयर, पर्टिकुलर एक डेट रखते हैं, ठीक है ना। जैसे पुराने अगर हम बात करें इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में तो दिवाली टू दिवाली ही क्या किया जाता था, अकाउंटिंग रखी जाती थी, नए बही खाते चेंज किए जाते थे, तो उनका एक टाइम पीरियड वो था 1 साल का, ठीक। कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणा, लागत को ध्यान में रखते हुए आगे की आपकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। अगर आप कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो लागत अवधारणा के अंतर्गत दिए गए नियमों को ध्यान में रखकर आप क्या करेंगे, व्यापार का लाभ या हानि डिसाइड करेंगे कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना है, ठीक। ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, आज के समय में ऑल टाइप ऑफ अकाउंटिंग इसी कंसेप्ट पर चल रही है, ड्यूअल दोहरा लेखा प्रणाली। आप कोई भी लेन देन व्यापार का करेंगे तो क्या होगा, वो 2 जगह इफेक्ट करेगा, 2 खातों को प्रभावित करेगा, ठीक। अगर आप माल खरीदते हैं, ठीक, तो आपके पास वस्तु आ रही है और आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। अगर उधार भी है तो क्रेडिट इफेक्ट करेगा, ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट इफेक्ट करेगा। तो जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, क्लियर। तो इसी बेसिस पे ऑल टाइप ऑफ अकाउंटिंग आपकी की जाती है, क्लियर। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट के अंतर्गत आपका डाटा मैच होना, ठीक। आपने जो रिकॉर्डिंग की है, जो 2 अकाउंट्स आपके इफेक्ट हुए हैं, वो 2 अकाउंट में आपका डाटा क्या हुआ है, क्लासिफाई हुआ है या नहीं, वो प्रॉपर मैच करना कि प्रॉपर अकाउंटिंग आपकी कंप्लीट हुई है या नहीं, ठीक है। रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट के अंतर्गत उसके अपने नियम रहेंगे जो रियलाइजेशन से रिलेटेड आपको यूज़ में आएंगे, ठीक है ना, बिजनेस के रियलाइजेशन वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक। तो ये हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट के पॉइंट्स हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से दिशा निर्देशों को, नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको अकाउंटिंग करनी है। हमारे ये बेसिक सिद्धांत हैं अपने व्यापार के लेखों को लेखांकित करने के, ठीक है। ओके, थैंक यू।